इंसान दुनिया के सबसे खौफनाक और भयानक हालात में भी जिंदा कैसे रह लेता है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि एक इंसानियत और गरिमा के साथ कैसे टिका रहता है। आज हम इन्हीं सवालों की गहराई में उतरेंगे। ये सच में मनोविज्ञान का सबसे गहरा और शायद सबसे जरूरी सवाल है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य किसी आम विषय पर बात करना नहीं है। हमारा आधार है विक्टर ई फ्रैंकल की बेहद मशहूर और प्रभावशाली किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। आज हम सिर्फ पन्नों को नहीं पलटेंगे बल्कि उन दस्तावेजों के भीतर छिपे उस संदेश को डिकोड करेंगे जो सबसे गहरे अंधेरे में भी इंसान को जिंदा रहने की ताकत देता है। और ये मिशन बहुत ही रोमांचक होने वाला है। विक्टर फ्रैंकल ऑस्ट्रिया के एक जाने माने मनोचिकित्सक थे जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंदी बना लिया गया था। इनमें ऑश्विट्स और डाचा जैसे खूंखार कैंप भी शामिल थे। हम उनके उन भयानक अनुभवों और उन अनुभवों से निकले मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मतलब आज की ये ऑडियो बुक समरी उन सभी सुनने वालों के लिए है जो जीवन में अर्थ, प्रेरणा और मानसिक शांति की तलाश में हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पहले झटके से जिसका सामना हर उस कैदी को करना पड़ता था जिसे कैंप में लाया जाता था। फ्रैंकल ने इसे कैदियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का पहला चरण कहा है, शॉक यानी सदमा। हाँ, और जब हम ये शब्द सदमा सुनते हैं तो ये बहुत आम सा लगता है, लेकिन कैंप के संदर्भ में इसका मतलब पूरी तरह से अपनी पहचान खो देना था। जब कैदियों को ट्रेनों में ठूंस कर लाया जाता था तो कैंप में कदम रखते ही उनका सब कुछ, उनके कपड़े, उनके शरीर के बाल सब छीन लिया जाता था। और सबसे बड़ी बात, उनका नाम भी। बिल्कुल। पहचान मिटाने की ये प्रक्रिया बहुत ही सोची समझी और क्रूर थी। फ्रैंकल बताते हैं कि उन्हें सिर्फ एक नंबर बना दिया गया था। उनका नंबर था 119104। नाम छीनने का मतलब है इंसान के पूरे इतिहास और उसके वजूद को एक झटके में खत्म कर देना। सच बताऊं तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी पढ़ाई, उसका परिवार, सब कुछ एक पल में शून्य हो जाता है। लेकिन इंसान का दिमाग बहुत अजीब तरीके से काम करता है। मैंने पढ़ा है कि इसी बीच फ्रैंकल एक स्थिति का जिक्र करते हैं जिसे डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव यानी राहत का भ्रम कहा जाता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है ना? मौत के साए में खड़े होकर भी, गैस चेंबर के बिल्कुल सामने होने पर भी इंसान का दिमाग ये झूठी उम्मीद पाल लेता है कि शायद आखिरी पल में उसे बख्श दिया जाएगा, शायद कोई चमत्कार हो जाएगा। मनोविज्ञान की नजरों से देखें तो ये डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव दरअसल दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र है। जब वास्तविकता इतनी भयानक हो जाती है कि उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाए तो हमारा दिमाग हमें उस सदमे से बचाने के लिए एक भ्रम का निर्माण करता है। लेकिन जाहिर है वो भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता होगा। एपैथी यानी उदासीनता और भावनात्मक सुन्नपन कहा है। और मुझे लगता है कि ये एपैथी शायद उस कैंप की सबसे बड़ी और खौफनाक सच्चाई थी। मतलब जब कोई इंसान हर रोज अपने आसपास क्रूरता, भुखमरी, कड़कड़ाती ठंड और मौत को देखता है तो एक समय के बाद उसकी भावनाएं पूरी तरह से मर जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें अपने साथियों के पिटने या मरने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म ही था। अगर वे हर मौत पे रोने लगते तो शायद वे खुद एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाते। सुन्न हो जाना ही वहां जिंदा रहने की एकमात्र शर्त थी। एपैथी के बिना वहां सरवाइव करना सच में नामुमकिन था। और इंसान की ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, इसका एक बहुत ही विचलित करने वाला रूप हमें कैपोस के व्यवहार में देखने को मिलता है। कैपोस, ये वो कैदी थे जिन्हें गार्ड्स ने कुछ जिम्मेदारियां दी थी, सही? हाँ, कैपोस वो कैदी थे जिन्हें नाजी गार्ड्स ने कुछ सुविधाएं जैसे थोड़ा ज्यादा खाना या काम से थोड़ी राहत के बदले अन्य कैदियों पर नजर रखने का काम दिया था। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये कैपोस अक्सर असली नाजी गार्ड से भी ज्यादा क्रूर हो जाते थे। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का सबसे स्याह पहलू लगता है। जब बात खुद की जान बचाने की और थोड़ी सी सत्ता पाने की आती है तो इंसान अपनी नैतिकता को पूरी तरह ताक पर रख देता है। यही इंसान की प्रकृति का वो विरोधाभास है जिसे फ्रैंकल ने बहुत करीब से देखा। अब अगर हम इस कैंप के अनुभव के तीसरे चरण की तरफ बढ़ें तो वो तब शुरू होता है जब युद्ध खत्म होता है और कैदियों को आजादी मिलती है। आमतौर पर तो कोई भी सोचेगा कि आजादी का दिन उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन रहा होगा। बिल्कुल,
लेकिन फ्रैंकल बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस चरण को उन्होंने डीपर्सनलाइजेशन या व्यक्तित्व का खो जाना कहा है। आज़ाद होने के बाद भी वे खुश नहीं हो पाते थे। बाहर आने पर उन्हें सब कुछ एक अजीब से सपने जैसा लगता था। जैसे कि वे अभी जागेंगे और खुद को वापस उसी नर्क में पाएंगे। हाँ, और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती थी, सर्वाइवर गिल्ट, यानी जिंदा बच जाने का अपराध बोध। जब वे वापस अपनी पुरानी दुनिया में गए तो उन्होंने पाया कि उनका घर, उनके माता पिता, दोस्त, सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसे में उनके अंदर ये सवाल उठने लगा कि जब मेरे सारे अपने मारे गए तो मैं क्यों बच गया? बाहरी आजादी मिल गई थी, लेकिन मानसिक तौर पर वे अब भी एक बहुत गहरी कैद में थे। कई कैदियों के अंदर एक भयंकर कड़वाहट भर गई थी। और इसी कड़वाहट और मानसिक खालीपन से बाहर निकलने का रास्ता फ्रैंकल ने अपनी थ्योरी में दिया। यहीं से हम किताब की दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करते हैं, लोगोथेरापी और जीवन का अर्थ खोजना। ये लोगोथेरेपी वाला हिस्सा मुझे बहुत तार्किक लगता है। फ्रैंकल ने देखा कि जो कैदी शारीरिक रूप से मजबूत थे, वे अक्सर सबसे पहले टूट गए, लेकिन जो कमजोर थे पर जिनके मन में जीने का कोई मकसद था, वे उस नर्क को भी झेल गए। ये उस दौर के मनोविज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि इंसान मुख्य रूप से सुख या प्लेजर के पीछे भागता है। हाँ, और दूसरी तरफ अल्फ्रेड एडलर का सिद्धांत कहता था कि इंसान हमेशा शक्ति या पावर की तलाश में रहता है। बिल्कुल, लेकिन फ्रैंकल की लोगोथेरेपी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी और मूल प्रेरणा ना तो सुख है और न ही शक्ति, बल्कि ये अर्थ है, यानी मीनिंग खोजना है। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब ही अर्थ होता है। और कैंप में सुख या शक्ति का तो कोई नामो निशानी नहीं था, फिर भी लोग जिंदा थे क्योंकि उनके पास एक अर्थ था। तो अब सवाल ये उठता है कि जीवन में ये अर्थ खोजा कैसे जाए? फ्रैंकल ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसके 3 मुख्य रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है कोई महत्वपूर्ण काम करना या कोई रचना करना। जैसे कि खुद फ्रैंकल का उदाहरण, जब वो कैंप में पहुंचे थे तो उनके पास उनके मनोवैज्ञानिक शोध की एक पांडुलिपि थी। गार्ड्स ने उसे छीन कर नष्ट कर दिया, लेकिन फ्रैंकल ने ठान लिया था कि वे उस किताब को दोबारा लिखने के लिए जिंदा रहेंगे। फटे हुए कागजों पर लिखते रहना, उस एक लक्ष्य ने उन्हें मरने नहीं दिया। बिल्कुल, एक लक्ष्य का होना इंसान को एक अकल्पनीय ताकत देता है। दूसरा तरीका जो वे बताते हैं वो है प्रेम और रिश्तों के माध्यम से अर्थ खोजना। एक जगह फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे वे कड़कड़ाती ठंड में बर्फ के बीच कुदाल से जमीन खोद रहे थे। शरीर भूख से टूट रहा था, लेकिन उनका दिमाग अपनी पत्नी की यादों से बात कर रहा था। ये दृश्य ये साबित करता है कि सच्चा प्रेम केवल किसी की शारीरिक उपस्थिति का मोहताज नहीं होता। ख्यालों में अपनी पत्नी से बात करना उनके लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सहारा बन गया था। प्रेम इंसान को दुनिया के सबसे भयानक दर्द से भी ऊपर उठा सकता है। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, पीड़ा के प्रति हमारा नजरिया। ये सबसे मुश्किल लगता है। मुश्किल, लेकिन जीवन में कई बार ऐसा दुख आता है जिसे हम किसी भी कीमत पर टाल नहीं सकते, जैसे कोई लाइलाज बीमारी या किसी करीबी इंसान को खो देना। फ्रैंकल कहते हैं कि जब दुख को टाला ना जा सके तो उसे एक चुनौती की तरह गरिमा के साथ स्वीकार करना ही जीवन का अर्थ बन जाता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए किताब में एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी है। एक बार एक वृद्ध डॉक्टर फ्रैंकल के पास गहरे अवसाद के इलाज के लिए आया। उस डॉक्टर की पत्नी की मौत हो चुकी थी। तब फ्रैंकल ने बस एक सीधा सा सवाल पूछा, डॉक्टर जरा सोचिए, क्या होता अगर आप पहले मर गए होते और आपकी पत्नी जिंदा बच जाती? और उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर ने जवाब दिया कि वो तो उसके लिए और भी भयानक होता, उसकी पत्नी ये दुख कैसे सह पाती। हाँ, और तब फ्रैंकल ने कहा, आपकी पत्नी उस दुख से बच गई क्योंकि आपने वो दुख अपने ऊपर ले लिया है। अब आपका ये दर्द उसी प्रेम की कीमत है जो आप चुका रहे हैं। ये सुनते ही उस डॉक्टर की पीड़ा एक बलिदान में बदल गई। बुनियादी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी एक अजीब सी बोरियत या खालीपन लोगों को घेरे रहता है। फ्रैंकल इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम यानी अस्तित्व का खालीपन कहते हैं। ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी समस्या है, जीवन में दिशा और उद्देश्य की कमी। और इसके इलाज के लिए फ्रैंकल ने एक बहुत ही शानदार तकनीक बताई है, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, यानी विरोधाभासी इरादा। ये तकनीक सच में कमाल की है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन का मतलब है कि जो डर हमें सताता है, हमें जानबूझकर उसी डर का सामना करने का इरादा करना होता है।
मान लीजिए किसी को भीड़ में जाने से डर लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे पसीना आएगा, और इसी घबराहट में उसे सच में पसीना आने लगता है। एक साइकिल बन जाता है। तो लोगोथेरेपी कहती है कि उसे जानबूझकर ये सोचना चाहिए कि आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मुझे कितना पसीना आ सकता है। डर का मजाक उड़ाते हुए डटकर सामना करने से दिमाग रिलैक्स हो जाता है और डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। हम अपने ही विचारों को पलटकर उस जान से बाहर आ सकते हैं। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और उस मुख्य छिपे हुए संदेश की बात करें जिसे डिकोड करने का हमने वादा किया था, तो वो क्या है? वो छिपा हुआ संदेश इंसान की सबसे बड़ी आजादी के बारे में है। इंसान से उसका परिवार, संपत्ति, आजादी सब छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज कोई नहीं छीन सकता, और वो है किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया या एटीट्यूड चुनने की आजादी। हमारे साथ क्या होता है ये अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। इसी बात पर फ्रैंकल ने फ्रेडरिक नीत्शे के उस मशहूर कोट को याद दिलाया है, जिसके पास जीने का एक क्यों है, वो किसी भी कैसे को बर्दाश्त कर सकता है। अगर इंसान को अपना मकसद पता है तो वो कुछ भी सह सकता है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि फ्रैंकल कोई अंधे आशावादी नहीं थे। उन्होंने इसे ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म यानी त्रासद आशावाद का नाम दिया है। इसका मतलब है कि जीवन के 3 सबसे बड़े दुखों, दर्द, अपराध बोध और मृत्यु के बावजूद जीवन को हाँ कहना। बिल्कुल। दर्द हमें मजबूत बनाता है, अपराध बोध हमें बेहतर इंसान बनाता है, और मृत्यु हमें बताती है कि हमारा समय सीमित है। और हाँ, सच्ची खुशी कभी भी सीधा लक्ष्य नहीं हो सकती। सही कहा। खुशी हमेशा एक अर्थपूर्ण जीवन जीने का बाय प्रोडक्ट या साइड इफेक्ट होती है। जब हम अर्थ खोज लेते हैं तो खुशी अपने आप पीछे पीछे आ जाती है। आज की इस पूरी चर्चा के अंत में जाते जाते हम एक गहरे विचार पर गौर करते हैं। वो विचार क्या है? किताब के आधार पर जरा ये सोचने की कोशिश करें, ऐसे जिएं जैसे आप अपनी जिंदगी दूसरी बार जी रहे हैं और पहली बार आपने वही गलतियां की थी जो आप अभी करने जा रहे हैं। ये विचार तो इंसान को अपनी जिम्मेदारी और वर्तमान कर्मों के प्रति पूरी तरह जगा देता है। बिल्कुल, ये हमें हर फैसले को तौलने पर मजबूर कर देता है। हम इस गहन विश्लेषण के अंत में सभी श्रोताओं का इस ऑडियो बुक समरी को अंत तक इतने ध्यान से सुनने के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं भी यही कहूंगी कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और अपनी जिंदगी में लागू किया जाए। और आप सभी श्रोताओं से ये विनम्र अनुरोध है कि महान लेखकों की ऐसी ही और भी बेहतरीन किताबों की समरी और ज्ञानोवर्धक चर्चाओं के लिए इस शो के साथ आगे भी जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें और जीवन में अपना अर्थ खोजते रहें।